जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं 2027 के बाद कॉमन आदमी की रेंज से धुलेरा बाहर हो जाएगा। 2007 में मोदी जी ने कहा था कि हम इसको सिंगापुर बना देंगे, लेकिन 20 साल हो गए, सिंगापुर बनता नजर तो नहीं आता। 4 बोतल में आप जल रखो सर, गंगा का, जमुना का, सरस्वती, सभी नदियाँ अच्छी हैं, लेकिन गंगा का जल जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। देवेंद्र जी, सिंपल सा सवाल है, वाई धुलेरा? अभी सीजन में जो रेट जाता है वहाँ रोड्स का वो 20-25 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए जाता है पर नाइट, और वो भी आपको 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। अरे नहीं सर, बिल्डर क्या गलती कर रहा है वहाँ पर जो उसको नहीं करना? मैकेनिकल इंजीनियर से रियल एस्टेट कैसे आ गए, पहले तो ये बताइए। ऑर्गेनाइज सेक्टर की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी, प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। इन्वेस्टमेंट धुलेरा में करने से पहले उसको क्या 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धुलेरा बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है धुलेरा के नाम के ऊपर। ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसने दुबई को डिज़ाइन किया। वहाँ लेक बहुत शानदार है, मतलब मुझे तो थोड़ा, मैं नेचर लविंग आदमी हूँ तो मुझे वो बड़ी पसंद आई। वो कितनी बड़ी लेक बना दी उन्होंने। 5 से 6 हज़ार ब्लैक बक्स है इसमें। फॉरनर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेबल स्पॉट है। कहते हैं वहाँ निशाना मत लगाओ जहाँ चिड़िया बैठी है, वहाँ निशाना लगाओ जहाँ चिड़िया बैठने वाली है। ये आपकी भाषा में। हमारी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो अपने को ये मालूम चला कि आप एक मात्र ऐसे डेवलपर हैं जो लोगों को रजिस्ट्री देने के लिए उनके खुद घर चले जाते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो लोग ही कह रहे हैं। सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं पूछूंगा, कुछ नेगेटिव बातें पूछूंगा, क्योंकि जब मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये मालूम चला कि आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करी है। दोस्तों, कहते हैं कि धरती पर सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट धरती ही है, यानी कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में पैसा बनता भी है और पैसा फंसता भी है। भारत की जीडीपी में 7% आज रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके 15% तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां गुड़गांव जैसी जगह में है, जहां 100 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, पानी ने बुरा हाल कर दिया है। आज जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का इन्वेस्टर रियल एस्टेट में पैसा लगाए तो कहां लगाए। रियल एस्टेट के तमाम बड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने ऑफिस में बुलाया है एक रियल एस्टेट के महान और एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को, जो पेशे से तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब में, चंडीगढ़ में, गुजरात में रियल एस्टेट में धमाका कर दिया है। आज हमारे बीच में हैं हमारे आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हुजूर आपका। मैकेनिकल इंजीनियर से रियल एस्टेट कैसे आ गए, पहले तो ये बताइए। हाँ, पहले तो मैं सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। शुक्रिया, आपने मेरे जैसे इंसान को मौका दिया आपके सामने बैठने और इस अच्छे टॉपिक पे और बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो आपका क्वेश्चन था मैकेनिकल इंजीनियर से यहाँ की जो यात्रा है वो कैसे हुई और कैसे हुआ, बेसिकली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स में मैंने बहुत काम किया है। जब लोगों को रोबोटिक्स का आर नहीं पता था तब लोग हम रोबोटिक्स को डिज़ाइन करते थे। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, 143 कंट्रीज़ में काम करती है। तो मैं उसमें अराउंड 10 ईयर प्लस मैंने काम किया है। जर्मनी में भी रहा हूँ, इंडिया में रीजनल हेड नॉर्थ और क्लस्टर हेड इंडिया भी रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने ये रियल एस्टेट स्टार्ट किया, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल टुगेदर। चंडीगढ़, मोहाली या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी, प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। तो मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि यार अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के अभी आप इसमें आ रहे हो, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है सेक्टर, तो आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे। मैंने लगा इसी में तो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, और अनऑर्गेनाइजर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें। क्या बात है। इसके लिए ही एक मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, और एक प्रोफेशनलिज्म जो मैंने इतने सालों से जर्मनी से और एमएनसी कंपनी से सीखा है उसको अप्लाई करके इसको ऑर्गेनाइज करें, और जो नॉर्मल कॉमन इंसान है उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको प्रोफेशनल वे से बेचें ना, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करें। ये मेरा मकसद था, और सदगुरु जी की कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से स्टार्ट किया था, और जो भी यात्रा है उनकी कृपा से ही चल रही है। ये बहुत बढ़िया लाइन बोली आपने कि उनको माल बेचे नहीं, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करें। ये क्या गजब लाइन बोली आपने। जी जी, बेसिकली और आप रोबोटिक्स या इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो सॉल्यूशंस ही काम करते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं काम करते। तो मेरा जो काम था वो सॉल्यूशन देना था। हम लोग पूरी इंडस्ट्री के अंदर जाते थे,
पूरा उसका प्लांट को एक्सप्लोर करते थे, एक एक चीज़ को समझते थे, फिर ये देखते थे इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करें, इसकी कॉस्ट कैसे कम करें और क्वालिटी को इन्हेंस कैसे करें। वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके हम उसको फिर मल्टीपल ऑप्शंस में सोल्यूशन के रूप में देते थे। तो वो सोल्यूशन सेलिंग ही बेस्ट वे है जो मैंने सीखा था, और रियल एस्टेट में जब मिसिंग था तो हमने इसमें अप्लाई करने की कोशिश की है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना नॉलेज सीखा था 10-20 साल के अंदर, वो सारा देवेंद्र जी ने रियल एस्टेट में लगाया और पंजाब से उड़ते हुए गुजरात चले गए। जी जी। गुजरात क्यों गए? गुजरात जाने के बेसिकली 3-4 मतलब मोदी जी से कोई स्पेशल मोहब्बत है आपकी? मोदी जी चलो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी मोहब्बत होनी चाहिए। बेसिकली गुजरात जाने के बेसिकली 3-4 रीज़न बेसिकली थे। एक तो है कि वहाँ की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो हर कंट्री में ही अच्छी हैं, बट गुजरात की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो बेटर मानी जाती है पिछले 30-40 साल से। आप देखोगे, नेम द कंपनी, यानी जापानीज़ कंपनी, जर्मनी कंपनी, कोई भी कंपनीज़ हैं, सबके प्लांट ऑलरेडी गुजरात में हैं। क्या बात है। और पंजाब से भी, जैसे मेरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड रहा है तो मैं 500 प्लस की अकाउंट्स देखता था, उसमें से भी 50 से 60 लोग जो हैं मेरे डायरेक्ट कनेक्ट में, उन्होंने भी अपने प्लांट जो है गुजरात में लगाए हैं। पंजाब में तो प्लांट है ही उनके, लेकिन गुजरात में भी उन्होंने अपनी एक्सपेंशंस की हैं ड्यू टू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इंसेंटिव्स हैं, और जो उनकी सिंगल लाइन विंडो क्लियरेंस है, और जो नॉर्म्स हैं उनके, वो फेवर करते हैं। गुजरात में आसान है वहाँ पे काम करना, बिजनेस को करना आसान है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गुजरात में कंपनीज जाने के जो रीजंस हैं मैंने पहले बताए, जो पॉलिसीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट है, प्रैक्टिसेस है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस है, इंसेंटिव्स हैं। गुजरात की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो भगवान की कृपा है, वो उनका पोर्ट है। क्या बात है। तो पोर्ट का सर, पोर्ट जिस इंडस्ट्री को पोर्ट पास में मिल जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में वो रहने ही वाला है। उसका सामान बाहर से आना है वो कम कॉस्ट में आ जाएगा, सामान जाना है वो भी कम कॉस्ट में चला जाएगा, और टाइम सेविंग हो जाएगी। तो ये पोर्ट है, और पोर्ट के साथ दूसरी चीज़ लैंड की अवेलेबिलिटी। अब लैंड की अवेलेबिलिटी मैं बात करूँ, नॉर्थ में कहीं मुझे 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर बनाना है तो वो लैंड ही नहीं मिलेगी। मिलेगी तो वो एग्रीकल्चर भी मिल जाएगी, और एग्रीकल्चर को ख़राब करके हमने इंडस्ट्री में लगाना है तो वो कहीं क्या भी फ़ायदा हुआ? वाइबल नहीं है। तो गुजरात दोनों तरफ से ब्लेसिंग है। वो एक तो पोर्ट के पास है, दूसरा बंजर ज़मीन है उनके पास, वो बहुत लैंड बैंक पड़ा हुआ है जिसको हम इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। गुजरात में स्पेसिफिकली कहाँ जाके रियल एस्टेट बेच रहे हैं? मैं सीधा मुद्दे की बात जानना चाहता हूँ। सर ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता है, और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मैंने जब रियल एस्टेट के बारे में गुजरात में बात करनी शुरू की, आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने अपना वीडियो बनाने शुरू किए, तो वो धोलेरा एक बड़ा इनिशियल स्टेज पर था, और आप भी धोलेरा ही कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2007 में मोदी जी ने कहा था कि हम इसको 20 साल में सिंगापुर बना देंगे, और इतना बड़ा है जितना सिंगापुर भी नहीं है। मैंने खुद अपने वीडियो में कहा है कि सिंगापुर से भी बड़ा है धोलेरा। जी जी। लेकिन 20 साल हो गए, ये मैं सवाल भी बीच में पूछ लेता हूँ कि 20 साल में सिंगापुर बनता नज़र तो नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात सही है, लेकिन कोई भी काम को करने के लिए टाइम, टेक्नोलॉजी और वो सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। अभी मैं रियल एस्टेट से बात, एक आम कॉमन इंसान ने घर भी बनाना होता है ना, तो उसको 1 साल तो कम से कम लगता है, और 2 से 3 महीने तो आर्किटेक्ट ही ले जाता है कि मैं उसको प्लान करूं, चीज़ों को समझूं, फिर वो कंस्ट्रक्शन करेगा। तो बेसिकली ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये एक हेल्क्रो कंपनी है, यूके की कंपनी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, जिसने दुबई को डिज़ाइन किया था। हेल्क्रो तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 साल तो डिज़ाइनिंग में लगाए हैं सर। धोलेरा की डिज़ाइनिंग में 7 साल उनकी पेपर पेन लेके और डिज़ाइनिंग करके पेपर पे आया, उसका जो ब्लू प्रिंट है कैसे करना है। देन उसकी SIR एक्ट बना 2009, उस एक्ट के अंदर ही पूरा धोलेरा ये बनाया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर इसको SPV बनाया, उसके अंतर्गत ये चीज़ें हो रही है। फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन में स्टार्ट किया, और अभी पिछले 3 साल से जो प्रोग्रेस हुई है वो पिछले 20 साल में नहीं हुई थी, ये बात सही है। जैसे कि अभी आप बात करेंगे, 3 चीज़ें मेजर हैं। वन इज़ जो अपना DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका एक नॉट है अहमदाबाद से लेकर भावनगर तक, 109 किलोमीटर का वो नॉट है। 4 साल उनको उसको बनते हुए हो गए थे, अभी उसका आधा पार्ट चल रहा है जहाँ पे हम लोग अभी अपनी जा सकते हैं।
और जो बाकी पार्ट है उसके 2 नॉट पेंडिंग है और अप्रॉक्सीमेट 5 से 10% का काम रह गया है। और जो मेरी नॉलेज में है, जो मेरी ऑफिशियल से बात हुई है, 3 से 4 मंथ के अंदर वो जो 109 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है वो स्टार्ट हो जाएगा, नंबर 1। सेकंड, जो टाटा सेमीकंडक्टर है उसने जो कोलैबोरेशन किया है पीएसएमसी, जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर के अंदर, उनका प्लांट 1 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। काम चल रहा है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अच्छा, और मैं तो इनवाइट करूंगा कि कोई सामान आके देखे, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक टाटा की मशीनरी है काम करने वाली, धुलेरा में। धुलेरा के अंदर। क्या बात। और इनका जो सीईओ हैं टाटा के, उनके अकॉर्डिंगली 2026 में ये लोग पहली जो चिप है सेमीकंडक्टर उसको स्टार्ट, उसकी प्रोडक्शन भारत स्टार्ट में? कर देंगे जी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है भारत के लिए कि भारत में अपना एक सेमीकंडक्टर का चिप मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए अभी तक हम डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज पे। जी 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 जी। तो ये सब धुलेरा में होने वाला है। और धुलेरा में एक प्लांट तो सर ये चल ही रहा है और 2 प्लांट और ऑलरेडी अंडर पाइपलाइन है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो ये जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, सेमीकंडक्टर की जो रेवोल्यूशन आई है उसके अंदर धुलेरा जो है सबसे लीडर के रूप में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं एज ए इंजीनियर मैं बताना चाहूँगा जी जी। कि प्रोडक्शन होती है, उसकी R&D होती है और क्वालिटी होती है। जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो धुलेरा में स्टार्ट किया है इन्होंने, सबसे बड़ा प्लांट वही स्टार्ट हुआ है। और आने वाले टाइम में 2 प्लांट और पाइपलाइन के अंदर हैं। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि भी लास्ट वीक की न्यूज़ है, नेक्स्ट जेन एक कंपनी है, फिजी एक है, वो लोग सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी टाटा को अपना प्लांट लगाने के लिए। तो जो साथ में जो इंसिलरीज होती हैं, जो सपोर्टिव कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी आना अभी शुरू कर दिया है। और मेरा मानना है कि धुलेरा एक नॉर्मल सिटी या नॉर्मल हब नहीं कह सकते उसको, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इसका नाम भी दिया गया है। और मैं कहता हूँ, जो मैं कस्टमर जब मुझसे पूछते हैं कि धुलेरा में स्पेशल क्या है, तो मेरा ये मानना है सर, हम 4 बोतल में आप जल रखो सर, गंगा का जल रखो, जमुना का, सरस्वती, सभी नदियाँ हमारे लिए अच्छी हैं और हमारे पूजनीय है, लेकिन गंगा का जल जो है वो उसका मुकाबला बाकी नदियाँ नहीं कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धुलेरा जो है वो सबसे पूजनीय कह लें या प्रीमियम कहें तो आने वाले टाइम में इतना विश्वास है आपको? इसके नाम से सर हिंदुस्तान को जाना जाएगा। इतना बड़ा विज़न लेके हम लोग चल रहे हैं और इतना बड़ा विज़न लेके ही गवर्नमेंट चल रही है। और मैं ये एक चीज़ और बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ सर, मैं धुलेरा ज़्यादा पुराने टाइम से नहीं गया, मैंने पिछले 2 साल से ही जाना शुरू किया वहाँ। पता मुझे 2007 से ही है, लेकिन क्लैरिटी इतनी है कि हम लोग अपना पैसा तो लगा ही सकते हैं। कस्टमर जैसे मेरे साथ 500 कस्टमर जुड़ रहा है, 1000 लोग, 2000 लोग जुड़ रहे हैं, उनका पैसा सिक्योर कैसे रहे, इसकी हमारी कोशिश रहती है। तो मैं तब गया जब चीज़ें ग्राउंड पे आनी शुरू होगी, एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया, हाईवे कंप्लीशन के पास पहुंच गया। घबरा रहे थे शुरू में? मैं बिल्कुल घबरा रहा था, क्योंकि सर बहुत बार सरकारें अनाउंसमेंट्स करती हैं, होता कुछ नहीं है ज़मीन पर। बहुत बार उनके भी अपने कंस्ट्रेन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं। तो मेरा था कि नहीं, जब ग्राउंड पे चीज़ें होंगी, उतने टाइम में मैंने ये नुकसान ज़रूर किया कि ज़मीनें 3 गुने रेट पे मिली मुझे लेकिन ठीक है, अभी सिक्योर हैं चीज़ें, ग्राउंड पे चीज़ें हो रही हैं। जब स्टार्ट हो गई हैं तो कंप्लीशन कुछ का हो गया, कुछ का होना बाकी है। और एयरपोर्ट का जैसे काम है, अभी कार्गो एयरपोर्ट है, उसका जो टर्मिनल है कार्गो का, उसका जो टेस्टिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2025 में हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। देवेंद्र जी, मैंने ये भी पढ़ा है और कहीं सुना है कि बहुत सारी कंपनियां हमारा वीडियो देखकर या आप जैसे लोगों से मिलकर वहाँ जाती तो हैं, लेकिन फिर लौट आती हैं, उनको मज़ा नहीं आता। ऐसा भी है क्या कुछ? बहुत सारी कंपनियों ने अपना सेटअप करने की कोशिश करी, लेकिन उनको वो जगह पसंद नहीं आई या पता नहीं क्या भी ABCD रीज़न रहे, वो लौट के वापस आ गए। हाँ, बेसिकली जो छोटी कंपनियां हैं, हाँ, उनके लिए अभी सही समय नहीं है। जैसे कि अभी बड़ी कंपनियां, टाटा हो गया, रीन्यू हो गया, जापानीज़ कंपनीज आ रही हैं। छोटी कंपनियां होती हैं सर सपोर्ट सिस्टम। तो पहले बड़ी कंपनियां आएंगी, वो स्टार्ट होंगी, इकोसिस्टम क्रिएट होगा, छोटी कंपनियों के लिए स्पेस बनेगा, उनकी टाइमिंग आएगी, तो वो उनके लिए फेवरेबल टाइम होगा। अभी छोटी कंपनियों का शुरू मतलब वो ज़मीन लेके रख सकते हैं, लेकिन प्लांट लगाने का अभी उनका टाइमिंग सही नहीं है। इस वजह से कई कंपनियां
चुपचाप ज़मीन खरीद भी लेती हैं, बट अभी प्लांट शुरू नहीं कर रही। जब टाइमिंग आएगी वो तब अपना प्लांट शुरू कर सकते हैं। बड़ा यार ईमानदारी से आपने आंसर कर दिया कि अभी बड़ा काम होने दो, जी। जब बैकएंड में ज़रूरत पड़ेगी तब वो जाकर अपना प्लांट लगा सकते हैं। ये जो आप धोलेरा में एक्विजिशन करते हैं लैंड की, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बना के भी देती है पैसा, और एक बार गलत जगह लग जाए तो पैसा फंस भी जाता है। जी जी जी। तो ये आप कैसे एक्विजिशन कर रहे हैं? किसान से खरीदते हैं तो वहाँ सरकार का क्या रूल है? जैसे यहाँ की रेरा है, रेरा के लिए ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? प्लान पास होता है, नॉन एग्रीकल्चर होता है? ये थोड़ा सा बताएं, ऑडियंस समझना चाहेंगे कि ये धोलेरा का पूरा खेल कैसे हो रहा है। पहले जो 1,000 रुपये गज मिल रहा था, अभी 5,000, 6,000, 7,000 रुपये गज हो गया है। जी जी। बेसिकली एज ए कंपनी जो हमारे लीगल लॉयर हैं वो NHI के एडवोकेट हैं। वो 100 लॉयर्स की उनकी टीम है। NHI की कोई भी लैंड एक्वायर होती है तो उनके टेबल से होती है। तो मुझे लगता है कि वो एक देवता है ज़मीन को समझने के लिए। क्या बात है। एक एक पेज जो ज़मीन का होता है उसकी जानकारी उनको पूरी है। वो हमारे लीगल पार्टनर हैं, हमारे ऑन बोर्ड पैनल पे हैं। उनके टेबल से बिना पेपर अप्रूव हुए हम लैंड की बात ही नहीं करते। किसी किसान हो चाहे कोई इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, तो पहले वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ये लैंड का टाइटल क्लियर है, इसका जो डीमार्केशन है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है और वैसा ही पेपर के अंदर है, उसका दोनों का कम्बिनेशन है। और NA जो नॉन एग्रीकल्चर वहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे CLU बोला जाता है। जहाँ CLU बोला जाता है, CLU बोला जाता है, वहाँ पे NA बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस है, उसका जो पेपर वर्क है, जो जितनी क्लियरेंसेस है, क्या वो लैंड वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई करती है, सारे स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हैं, तब हम लोग लैंड बाइंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद हम लैंड एक्वायर करते हैं। और कस्टमर के एंगल से भी क्लियर है। कोई भी आपने प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, और नॉन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्लान, वहाँ पर ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसका प्लान जो है पास होता है, नक्शा अप्रूव होता है, फिर उसके अंदर प्लॉटिंग होती है, फिर आप उसमें प्लॉट की अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मेरी ऑडियंस के लिए बहुत सिंपल भाषा में पूछ रहा हूँ कि आज कोई व्यक्ति धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करता है, 200 गज, 100 गज, 300 गज, 7,000 रुपये गज है, 6,000 रुपये गज है, कहीं 5,000 रुपये गज है। क्या उम्मीद है उसको कि उसका पैसा कितने समय में अप्रिशिएट हो सकता है? और इन्वेस्टमेंट धोलेरा में करने से पहले उसको क्या 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि धोलेरा बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है धोलेरा के नाम के ऊपर, कि कोई व्यक्ति धोलेरा में माल बेच के चला गया है और ना तो रजिस्ट्री कराई है उसने, और वो अच्छा खासा फ्रॉड है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ऑडियंस को पता है। तो एक इन्वेस्टर, क्योंकि अब गुड़गांव, दिल्ली आसपास का एरिया इतना महंगा हो गया है कि उसके पास छोटे बजट के जो इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट में जो लगाना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा बची नहीं। धोलेरा उनको एक उम्मीद नज़र आती है। क्या 2-3 चीज़ें देखे कहीं पर भी प्लॉट लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले धोलेरा में? बेसिकली पहले तो मैंने लीगल का बताया कि लीगल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 3 चीज़ें और क्लियर होना चाहिए। 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 3 चीज़ें क्लियर जैसे होनी कि चाहिए। पहला तो आप जो पूरा जो धुलेरा है उसका जो हार्ट है, हब है, वो है सेमीकंडक्टर टाटा। तो आपने ये देखना है कोई भी प्लॉट लेते हुए, कोई भी लैंड लेते हुए, आप उससे कितनी दूर है, अच्छा, वो आपको सेंटर से कितनी दूर है। मतलब जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करे वो सबसे पहले ये चेक करे कि जो टाटा का फैक्ट्री लगा है जी जी, वहाँ से वो कितनी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धुलेरा के नाम पे लोग सर 80-80 किलोमीटर दूर बैठे हैं धुलेरा से, और धुलेरा का नाम बोल के अपनी लैंड और प्लॉट बेच रहे हैं, और बेचे भी हैं लास्ट में पिछले कुछ सालों में। तो मैं कस्टमर को एडवाइस यही करूंगा कि सबसे पहले ये देखें कि टाटा सेमीकंडक्टर से हमारा लोकेशन कहाँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, तो आपने जवाब दिया। और दूसरा वो ये देखें, जैसे आप मुंबई में जाएंगे तो शेख जायद रोड आती है दुबई में, जो जिसके ऊपर पूरा दुबई बसा हुआ है, सेंटर ऑफ द हार्ट है। सेंटर ऑफ द हार्ट, लाइफ लाइन है उसका, लाइफ लाइन। ऐसे ही धुलेरा का जो लाइफ लाइन है वो है नेशनल एक्सप्रेस वे। ओके, एक्सप्रेस वे जो अहमदाबाद से भावनगर जा रहा है वो बिल्कुल धुलेरा के बीच में से ही जा रहा है। वो धुलेरा की शेख जायद रोड है। शेख जायद रोड है, यस। जो अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जी जी, वो मेन सेंटर है। जी जी जी। वो 250 मीटर का प्लान है उसका। अभी 4 लेन हाईवे ऑलरेडी वर्किंग में आ गया है। हमें ये देखना है वहाँ से हम कितनी दूर है।
और दूसरी चीज़ बताई दूसरी आपने। चीज़, जी जी पहला तो आपने ये बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये भी मुझे पहली बार समझ में आ रहा है कि आपका लैंड टाटा सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फुटफॉल होगा, जी जी तो जी रियल एस्टेट में तो जहाँ फुटफॉल होता है वहाँ पर रेंट, जो लैंड है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जी दूसरा आपने बताया कि अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेसवे जो जा रहा है, वहाँ से वो प्लॉट कितना दूर है जहाँ पर इंसान बाय करना चाह रहा बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। दो चीज़ें हो गई। और इसमें मैं दूसरी चीज़ में एक ऐड और करना चाहूँगा। एक्सप्रेस वे जो होता है उसमें डायमंड सर्कल्स होते हैं। डायमंड सर्कल, ये क्या होता है? डायमंड सर्कल होता है, बड़ा सर्कल होता है जहाँ से रास्ते निकलते हैं, रास्ते कटते हैं। रास्ते कटते हैं। ओके। बीच में आप एक भी कट एक्सप्रेस वे से नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये भी कहानी है कि अगर एक्सप्रेस वे के ऊपर लैंड है भी सही, लेकिन रास्ता ही नहीं है उसको रास्ते जाने नहीं का, है, जी। ओ तो भी मामला गड़बड़ है। तो भी मामला गड़बड़ है। आपने किसी ने बोल दिया आपको सर, ओह, क्या एक्सप्रेस वे के ऊपर ही है जी मेरा ऊपर तो ही है, है। आ जाओ जी, बढ़िया है, जी जी, लेकिन वहाँ उतरोगे कैसे? हाँ, वहाँ आपकी अप्रोच ही नहीं, आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ओहो, तो आपको ये देखना है एक्सप्रेस वे से कितनी दूर है, और बीच में जो डायमंड सर्कल्स हैं जहाँ से सर्विस लेना है, वहाँ से आप कितनी दूर है, अप्रोच आपकी क्या कितनी बात है important देवेंद्र जी, आपने तो खोल के बता दिया पूरा। सर। ये कस्टमर को जितना अच्छा पता होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी और उसके पैसे सेव होंगे। हमें सदगुरु जी ने यही सिखाया है कि हक पराया नान का, वो वाली बात है कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए हाँ, और ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदे, फर्क नहीं पड़ता, उसे जानकारी पूरी होनी चाहिए, मेरा ये मकसद है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, जी। तो दो चीज़ें आपने बता दी, तीसरी? तीसरी चीज़ ये है कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जिससे भी आप ले रहे हैं, किसी चैनल से ले रहे हैं, किसी बिल्डर से ले रहे उसका हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उसका ट्रैक उस रिकॉर्ड, डॉक्टर ने कितना ऑपरेशन पहले कर रखे हैं? जी जी जी। प्लस उसका विजन क्या है। क्या वो अपने बेचने के लिए ही प्रोजेक्ट बना रहा है, या अगले 10 साल में उस प्रोजेक्ट का क्या मुकाम होगा, वो इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा सोनू जी, एक ही एरिया में प्रोजेक्ट होता है, उसका रेट होता है 1 लाख रुपए गज, और उसके बाजू में होता है 20,000 रुपये गज। वो फर्क पड़ता है कि वो उस बिल्डर का डेवलप कैसे कर रहा है? डेवलप कैसे कर रहा है, उसके अंदर रोड जो कितने बड़े दे रहा है, कोई क्लब बहुत बड़ा क्लब दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसके अंदर मार्केट है कि नहीं है, तो उस, रोड कितनी बड़ी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सारे फैक्टर हैं। और यदि मैं हल्का सा बताऊं तो हम लोगों को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम 12 मीटर का मिनिमम रोड है, अंदर की रोड जो अंदर की 12 मीटर की? 12 मीटर की। और अच्छा, और बाकी लोग जो कर रहे हैं? वो तो सर गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, 6.5 7.5 मीटर आप रख सकते हो, कम से कम प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। वो तो ये देख रहे हैं कि पास हो जाए, 7.5 मीटर रख लो तो लैंड बच जाएगी, ज़्यादा लैंड बेच बचे। देंगे। जी जी जी। हम लोगों ने 12 मीटर का मिनिमम इंटरनल रोड रखा है, और 18 मीटर का जो है मेन रोड रखा है। तो रोड वाइज हमने कोई कंजूसी नहीं करी है, और ये कस्टमर को इसका फ़ायदा ही मिलने वाला है कि कल को प्रीमियम टाउनशिप तभी होगी जब आपके रोड बड़े होंगे, साइज़ बड़े होंगे। तो देवेंद्र जी ने बड़ी ज़बरदस्त 3 चीज़ें बता दी। पहला तो धुलेरा में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करो कि आपका लैंड टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट से कितना दूर है। दूसरा, एक्सप्रेस वे के ऊपर है कि नहीं, और अगर है तो डायमंड सर्कल से रास्ता पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और तीसरी इंपॉर्टेंट, जिसे खरीदने जा रहे हो उसका क्रेडिबिलिटी कितना बड़ा है। जी जी जी। हमारे पॉडकास्ट में अभी हिरणनंदानी जी आए थे मुंबई से, जिनके पास अच्छा खासा एम्पायर है, 18,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे पॉडकास्ट में, रियल एस्टेट के बड़े टाइकून हैं। उन्होंने कहा, सोनू जी, कि आदमी कपड़े भी खरीदता है तो 4 दुकानों से जाके लेता है, जूते भी खरीदता है तो 4 जगह पूछ लेता है, जब लैंड खरीदने जाता है उसकी बुद्धि कहाँ चली जाती है जी जी कि उसने ज़िंदगी भर की पूंजी लगानी होती है। वो चेक ही नहीं करता कि मैं किससे ले रहा हूँ और वो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ तो नोएडा में बहुत जगह ऐसी है जो ताला ही नहीं मिला, चाबी नहीं मिली आज तक, और लटक गया मामला। जी जी जी। तो ये बड़ी अच्छी 3 चीज़ें आपने देवेंद्र जी ऑडियंस को बताई। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस को इस 3 चीज़ों से बहुत सीखने को मिलेगा। हिरणनंदानी जी एक और बात कर रहे थे, क्या धुलेरा में भी ऐसा होता है कि स्किल्ड लेबर की कमी है वहाँ पर? जो लोग बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को 2 लाख स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है मुंबई में, लेकिन मिलते 20,000 हैं। तो क्या धुलेरा में भी? अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो क्या प्रोडक्ट डिलीवर करने का टाइम बढ़ जाता है? क्योंकि बहुत सारे बिल्डर कमिट तो कर देते हैं कि भैया हम होली पे देंगे, दिवाली पे देंगे, भैया दूज पे देंगे, लेकिन कौन सी होली, कौन सी दिवाली, कौन सी भैया दूज साल नहीं बताते। जी 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 जी। स्किल लेबर की कमी तो सर धुलेरा में नहीं, पूरे इंडिया में ही है। ये तो क्वेश्चन जो है उनका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो है ही है। लेकिन मैं अपना बताऊं तो हमारी इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी? जी, वो हमारी पानीपत में भी है और लुधियाना में भी है। इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के नाते हमारी जो लेबर है, जो इंजीनियर्स हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इन लाइन है। तो हम अपनी ही कंपनी से वहाँ शुरू करने वाले हैं। हमें वहाँ पे
लोकल लोगों से इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा ऑलरेडी होमवर्क उसके बारे में है। तो डिलीवरीज हम टाइमली दे सकें, उसलिए उसके इसके लिए हमने इन हाउस कंपनी रखी हुई है। मैं एक सवाल देवेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ जो आपके लिए नेगेटिव है। जी मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं पूछूंगा, कुछ नेगेटिव बातें पूछूंगा, क्योंकि जब मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये मालूम चला कि आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ब्लंडर मिस्टेक करी है। हमारी टीम बोल रही थी देवेंद्र जी ज़रूर पूछना कि वो इतने बड़े क्या बोलते हैं पुराने खिलाड़ी होकर इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। और वो मिस्टेक ये है कि धुलेरा में लोग बेच रहे हैं 100 गज 150 गज छोटा टिकट साइज़, ताकि ज़्यादा लोगों को बेच सकें और आप आदमी आराम से खरीद सकें। आप 300 गज से नीचे बेच ही नहीं रहे, जी जी 500 गज भी बेच रहे हैं, 1000 गज भी बेच रहे हैं, तो बेचने में तकलीफ नहीं आएगी आपको? बिल्कुल ठीक बात है सर। हम लोग रैट रेस में नहीं जाना चाहते, हम लोग रैट रेस में नहीं जाना चाह रहे, हम लोग प्रीमियमनेस देना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। और 300 500 हज़ार इसलिए रखा है कि एंड यूज़र आज नहीं है, 2 साल 3 साल एंड यूज़र ने वहाँ आके रहना है, तो वो कंफर्टेबली एक अच्छा घर बना के वहाँ पे रह सके। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, टाटा रीन्यू बड़ी कंपनियों के जो मैनेजर से ऊपर लेवल के जो लोग हैं, मेरा वो टारगेट ऑडियंस है एज ए एंड यूज़र। अच्छा, तो आप उसमें पड़ ही नहीं रहे 100 गज वाले में? नहीं, मैं उस रेस में नहीं हूँ। उसमें दूसरी चीज़ एक और ना प्रॉब्लम जो लोगों के लिए प्रॉब्लम है वो ऐसा कि उससे टिकट साइज बहुत छोटा हो जाता है, और जो बंदा जिसकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करती 50-60 लाख रुपया, वो 10-15 लाख रुपये लगा के ले लेता है, फिर बाद में उसको टाइम पे एग्जिट नहीं मिलता या उसकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो अच्छे इन्वेस्टर हैं जो कि ईजीली 20-25-30 लाख लगा सके, होल्डिंग पावर भी है। होल्डिंग पावर उनके अंदर हो, रुक सके, 2-3 साल 5 साल का होल्डिंग टाइम लें। प्लस जब एंड यूज़र उसमें आएगा तो वो सबसे पहली चॉइस उसकी यही होनी चाहिए कि रोड बड़े किसके हैं, प्लॉट साइज बड़े किसके हैं और ग्रीनरी किसके पास है। ये तीनों चीज़ें हमने रखने की तो कोशिश 3 चीज़ें आपने बढ़िया बात बताई जो आपके पास है। नंबर 1 प्लॉट साइज बड़ा, जी ग्रीनरी बड़ा, जी और रोड साइज किसके बड़े। जी 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 क्लब बना रहे हैं उसके अंदर? जी सर, उसमें हम लोग 2 एकड़ का क्लब बना रहे हैं। 2 एकड़ का? जी जी जी। क्या क्या रहेगा उसके अंदर? क्लब के अंदर सर सारी मैनिटी, जैसे कि अपना बच्चों के लिए प्लेइंग स्टेशंस हो गए, बैंक्वेट हॉल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। और मैंने आपने भी शायद विजिट किया होगा, धुलेरा देखा ही होगा, मैं तो हर वीक वहाँ जाते ही रहता हूँ। क्लब बनाए हैं सोनू जी, उन्होंने नाम के क्लब बनाए हैं, जो बाकी कुछ लोगों ने किए कुछ हैं। लोगों ने किया, और नाम के क्लब बनाए हैं दिखाने के लिए। जैसे कि अभी एक स्टार्ट तो कर दिया, उसको मेंटेन ही नहीं किया काफ़ी टाइम से, स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें तो बरसात आएगी तो भर जाएगा ना? हाँ भर जाएगा सर, बिल्कुल वो ऐसा शायद अच्छी बात है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसे मेंटेन, सर क्लब बनाना या टाउनशिप बनाना बिल्डर बनाते हैं बहुत बार, मेंटेन नहीं कर पाते उसको। जब हम मेंटेन करेंगे तभी कस्टमर को उसका फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग उसे, वैसे भी जो टाउनशिप है हमारी प्योरली रेजिडेंशियल नहीं है, वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, उसमें जो कमर्शियल्स होते हैं वो रहेंगे, रिजॉर्ट रहेगा, क्लब रहेगा, तो ये सारा मिक्स मैच जो प्रोडक्ट है वो हम देने वाले हैं उसमें। बिल्डर क्या गलती कर रहा है वहाँ पर जो उसको नहीं करनी? बिल्डर सबसे बड़ी गलती कर रहा है सर, वो गाँवों के अंदर प्रोजेक्ट काट रहा है, सस्ते के चक्कर में? सस्ते के चक्कर में और ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में। वो गांव में प्रोजेक्ट काट रहा है, जो कि 3-4 गांवों के में से घूम के जाके वहाँ पहुँचते हो। कई बार गूगल भी साथ छोड़ देता है कि वहाँ पहुँच, गूगल कहता है मेरी पहुंच यहाँ तक नहीं है, गूगल भी वहाँ पहुँचता नहीं है, और वहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट काट रखा होता है बिल्डर ने धुलेरा का नाम लेके। तो बिल्डर ये गलतियाँ कर रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि धुलेरा का अच्छा नाम है, अच्छा विज़न है सरकार का, और सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी लोगों से भी, जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उनकी जो पॉलिसी है, मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी, उससे सिंक होके हम चलें, उनके प्लान के साथ ही चले, हम हेल्पिंग हैंड बने सरकार का, ना कि हम अपने प्रॉफिट को ही देखते रहे। क्या बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात बोली है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सबके लिए। मैं अपने रियल एस्टेट के प्रोग्राम में सभी को एक ही बात बोलता हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है एक्चुअली में कि जो बेच रहा है वो भी प्रॉफिट में है, जी जी जी, जो खरीद रहा है वो भी प्रॉफिट में है, जो ब्रोकर बीच में है वो भी फ़ायदे में है। यानी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो बिल्डर है जिसने लैंड लिया है, वो मुनाफा कमाएगा, जी जी जी, जो खरीद रहा है बायर, वो भी लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाएगा, बीच में जो ब्रोकर भाई हैं जिसने दोनों का डील कराया है वो भी मुनाफा कमाएगा। यानी तीनों के तीनों सेगमेंट प्रॉफिट में है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है। जी जी, लेकिन जब आप लैंड इंटीरियर्स में ले लेते हैं तो नुकसान तो खैर क्या होता है, होल्डिंग बढ़ जाती है।
जी, जहाँ पैसा 3 साल 4 साल में डबल मल्टीफोल्ड हो सकता था, वो 8 साल 9 साल कम कम कभी कभी 10 साल भी चले जाते हैं। जी, जी, जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और कस्टमर को भी यही है कि वो ये ज़रूर देखें कि उसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट की, और लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो धुलेरा में अभी लैंड की कमी नहीं है, अभी आप ले सकते हो। अभी आपके पास चॉइस है चूज़ करने की। जब कुछ सालों बाद चॉइस नहीं बचेंगी, फिर आप ऐसा भी लग रहा है आपको? सर लग नहीं रहा, ये तो मेरा कन्विक्शन है और मानना है। जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, 2027 के बाद कॉमन आदमी की रेंज से धुलेरा बाहर हो जाएगा। लो जी, देवेंद्र जी ने बम फोड़ दिया है कि 2027 के बाद कॉमन आदमी की रीच से धुलेरा बाहर हो जाएगा। जी, ऐसा बोलते हैं कि आज खरीद नहीं रहे, कल खरीद नहीं सकते जी, जी, हैं, जी। ऐसा होगा? जी सर, ये तो हिस्ट्री हमने चंडीगढ़ मोहाली में देखी, दिल्ली एनसीआर में देखी, गुड़गांव देख लीजिए। गुड़गांव देख लीजिए। और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, तो मेरी पहली जो जॉब थी वो मानेसर में थी। हाँ, 97 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी, 28 साल पुरानी। तब मानेसर में वो मारुति का जो प्लांट आज है वो नहीं था, वो आने वाला था। तो उस टाइम एक जापानीज़ कंपनी में मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर। तो तब हमने चीज़ों को देखा कि वहाँ जो किसान होते थे, वो मेरा एक वहाँ पे चैनल पार्टनर था हैंड टूल्स का, तो उसके बाद 50 लाख का चेक भर के लेके आते थे। अच्छा। चेक भर दो, हमारा चेक भरना नहीं आता था उनको। तो मैंने यार पूछा उनसे, संजीव से, मैं, संजीव भाई ये कौन लोग हैं यार 50 लाख का चेक भर रहे हैं और भरना नहीं आता इनको? वो कह रहे सर जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो ना, ये उसी की ज़मीन में ही है। उसी की ज़मीन है जिसमें आपकी उस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो। तो वो दौर में हमने देखा है कि कैसे आगे वो कंपनीज आई, जापानीज़ कंपनी आई, मारुति आई, और आज कहाँ पे चीज़ें पहुँची। तो वो उन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि वो फेस हम देख चुके हैं, तो इस फेस को हम लोग इनकैश कर सकते हैं, सबके लिए जो अच्छा है वो हम कर सकते हैं। मैं जब रिसर्च कर रहा था, हमारी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो अपने को ये मालूम चला कि आप एकमात्र ऐसे डेवलपर हैं जो लोगों को रजिस्ट्री देने के लिए उनके खुद घर चले जाते हैं और एक सेलिब्रेशन करते हैं, एक पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है। रजिस्ट्री वाले डेवलपर भी लोग आपको बोलते हैं पंजाब में, ऐसा कुछ है क्या? हमारे टीम रिसर्च कर रही थी तो मुझे बात याद आ गई अचानक। नहीं बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो लोग ही कह रहे हैं। क्या basically। क्या बात है ये? ये बेसिकली हम लोगों ने पीछे कुछ प्रोजेक्ट सेल किया है, तो उसकी रजिस्ट्रीज करवाई हम लोगों ने। तो लुधियाना में हुआ था ये इवेंट। तो हम लोगों ने बोला उनको कि आपकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसकी रजिस्ट्री हैंड ओवर सेरेमनी करते हैं। रजिस्ट्री हैंड ओवर सेरेमनी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जी जी, तो उसमें विद फैमिली उनको इनवाइट किया गया, अच्छे रिजॉर्ट में बुला के अच्छा। लंच करवाया गया, और सबको उनकी रजिस्ट्रियाँ उनके घर जाके दी गई। तो वो लोग वाह। मतलब पर्सनली इतने अटैच हुए कि मुझे बोल रहे हैं कि सर आप घर आइए, लंच करके जाइए, डिनर। तो उनसे हमारे आज भी फैमिली रिलेशन है उन सब लोगों से। तो वो यही बोल रहे थे कि यार पहली बार हुआ है कि कोई बिल्डर हमारे घर रजिस्ट्री देने के लिए आया। तो उससे हमारा वो मीडिया में चला गया, न्यूज़ यूट्यूब पे चला गया। तो अभी मुझे लोग ऐसे जानते हैं कि ये वो कंपनी है जिसने रजिस्ट्रियाँ घर आके दी थी। तो अच्छा। ऐसा इस तरह का रिकॉग्नाइजेशन सदगुरु जी की कृपा से हमें लोगों ने दिया है। तो अच्छा लगता होगा जब लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बिल्डरों पे ट्रस्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में। पैसा मिल लग जाता है, कभी कभी पोजेशन नहीं मिलते। ये मार्केट आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप घर जाके रजिस्ट्री पकड़ा रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं आपसे। कोशिश है सर, जो सदगुरु जी ने जो हमें चीज़ें बताई हैं, मूल मंत्र बताए हैं, उसके ऊपर चल के पूरे लोगों का और पूरे समाज का भला कैसे करें। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि बिल्डर बाद में है, इंसान आप पहले हो। वाह, क्या बात है। तो इंसानियत का ज़रूर आप ध्यान रखें, हमेशा ह्यूमन बीइंग रहें, उनकी सेवा के लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं उसके लिए तैयार रहें। और मेरा तो ये मानना है, कोई भी इंसान आज आपको धुलेरा में अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहा है, तो आपको वो प्लॉट या ज़मीन नहीं बेच रहा है, वो आपकी सेवा कर रहा है। और वो आपकी सेवा कर रहा है, और उसको आपको याद रखेंगे कि यार उस इंसान ने हमें उस टाइम ये चीज़ लेके दी थी। और दूसरा, आप भारत की जो उन्नति है, प्रोग्रेस है, जीडीपी और डेवलपमेंट, उसके अंदर आप आपका डायरेक्टली योगदान दे रहे हैं उसके अंदर, ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़ सके और देश आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी, सिंपल सा सवाल है, वाई धुलेरा? इसके पीछे 4-5 चीज़ें काम करेंगी बेसिकली। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप कोई भी सिटी या कंट्री का हिस्ट्री उठा के देखिए, रियल एस्टेट डेवलप कैसे होता है। वो डेवलप होता है जहाँ पे भी लोग आके रहना शुरू करेंगे, और लोग आके रहना वहाँ शुरू करेंगे जहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, हाईवे, एयरपोर्ट, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
वहाँ रोज़गार कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे आएगी। तो जहाँ इंडस्ट्री आ रही है वहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा और सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ेगा और प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। दो तरह के शहर होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ये स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है, तो डिज़ाइनिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। उस तरीके से जैसे चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था तो ग्रीन फील्ड है। आज चंडीगढ़ के साथ मोहाली और जीरकपुर कई कुछ आ गया, लेकिन चंडीगढ़ का मुकाबला नहीं कर सकते आप लास्ट वीक का ऑक्शन पढ़ना सर, उसमें चंडीगढ़ में 2 कनाल का प्लॉट 32 करोड़ का बेचा है सरकार ने। 14.5 करोड़ का उसका रिजर्व प्राइस था और बिका वो 32 करोड़ में। बोली इतनी लग गई, बोली इतनी लगी। तो ये ब्यूटी है ग्रीन फील्ड सिटी की, प्लान्ड सिटी की। तो दुलेरा इज़ ए प्लान्ड एंड ग्रीन फील्ड सिटी। और ये सिर्फ रेजिडेंशियल तो 30% ही है, उसमें 70% इंडस्ट्रियल है। और इंडस्ट्रियल की भी बात करूं तो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही है। सेमीकंडक्टर हब है ये, हाई मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, स्पेस इंजीनियरिंग है। अभी पीछे जो अपने हमारे वो होते हैं स्पेस की चीज़ें, उसको जो लॉन्चिंग पैड है उसके इसरो के, उसने 2 जगह सेलेक्ट की है। एक भुज सेलेक्ट किया उसने और एक सेलेक्ट किया है दुलेरा। इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं, स्पेस पैड लॉन्च करने के लिए। स्पेस पैड लॉन्च करने के लिए जगह धुलेरा डिसाइड। जी 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 जी, तो वो डिसाइड उन्होंने की है। और जो बोइंग है जो एयरबस बनाती है, अभी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है मेरे पास, तो वो भी प्लान कर रही है यहाँ पे आने के लिए अपना स्पेस के जो स्पेस क्राफ्ट एयरक्राफ्ट बना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इंजीनियरिंग का सबसे हेवन होने वाला है इंडस्ट्री के एंगल से। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हाई एंड इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी और उस एम्प्लॉयमेंट आने से रियल एस्टेट बढ़ेगा। तो अभी कौन कौन सा आ गया है, कौन कौन बड़े प्लेयर आ गए हैं वहाँ? अभी रीन्यू पावर है जो सोलर पैनल बनाती है। रीन्यू पावर कितना बड़ा प्लांट लगाया उन्होंने? अराउंड 100 एकड़ का प्लांट है उसका। 100 एकड़ का? जी जी, धुलेरा में जी। ऑपरेशनल है? वो वर्किंग है, पिछले 5-6 महीने से सोलर पैनल्स बन रहे हैं और पूरे इंडिया में वो सोलर पैनल्स की सप्लाई वहाँ से रीन्यू की चल रही है। 100 एकड़ में बनाया है? जी जी जी, क्या बात है। और उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट में ही टाटा का प्लांट है, टाटा सेमीकंडक्टर, जो पीएसएमसी ताइवान की कंपनी से मिलके बना रहे हैं। उसका इन्वेस्टमेंट आप सोनू जी हैरान हो जाओगे सुन के, किसी एक छोटे स्टेट की जीडीपी होगी वो। अरे 91,000 CR, 91,000 करोड़ रुपीस, करोड़ रुपये का प्लांट है। और 1 साल से उसके कंस्ट्रक्शन में चल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि कागजों में लॉन्च हो गया, अभी कब बनेगा। 1 साल से बनना शुरू हो गया और 2026 में वो उसका पहला जो चिप है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगी। जी। उसके बाद अभी जापानीज़ कंपनीज आई हैं, नेक्स्ट जेन करके कंपनी है, नेक्स्ट जेन, ठीक ठीक, वो अपनी सेमीकंडक्टर की इक्विपमेंट्स बना रही है। लिंडे गैसेस की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, उसने अभी पिछले वीक MOU साइन किया है। अभी मोदी जी जापान जाके आए हैं तो उन्होंने 10 ट्रिलियन येन यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान बोला है। तो उसमें सेमीकंडक्टर भी एक विंग है और सेमीकंडक्टर में भी वो लोग बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एक एंगल से कि वो रियल एस्टेट बढ़ेगा कैसे। ये पहला फैक्टर है, इंडस्ट्री आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा वहाँ डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया है। मैं तो बड़ा सिंपल सा समझता हूँ कि जहाँ बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ बिना खोपड़ी लगाए घुस जाओ। वही जब टाटा ने 90,000 करोड़ लगा दिए हैं तो उनके पास तो अपना थिंक टैंक होगा सोचने का कि यहाँ लगाएं। उनके पास तो पूरी दुनिया है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने अगर धुलेरा को चुन लिया कि 90,000 करोड़ यहाँ लगा देना चाहिए, तो 10-20 लाख रुपए तो मैं लगा ही सकता हूँ बिना सोचे कि टाटा लगा रहा है तो चलो अपन भी साथ साथ लगा लें। हाँ सर, ये सबसे ईजी रहता है रियल एस्टेट के अंदर कि आप अपना जो आपका फोर्टे है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जिस चीज़ में एक्सपर्ट जा रहा है उसके पीछे चलना चाहिए, पीछे पीछे चले जाए, पीछे चल के ही थोड़े छींटे हम पे ही पड़ जाएंगे, फायदा हो सकता है उसका। तो ये पॉइंट है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी आ चुकी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो वीडियो में बता रहा था कि सरकार सपोर्ट कर रही है। देखो, जहाँ सरकार पैसा डालना शुरू कर दे वहाँ तो चीज़ें ऑटो पायलट मोड में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी होती हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। जी जी जी। और ये जो धुलेरा का प्लानिंग किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिल के किया है। इसमें 51% का जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है
और 49% का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इन दोनों ने मिलके स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई है, उसके अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। तो ये प्योरली बैक्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट है, उसका ही प्रोजेक्ट है। तो पहला आपने कारण बताया हुआ है धुलेरा में कि बड़ी सारी कंपनियों का पैसा वहाँ लगा है, रोजगार होगा, फुटफॉल बढ़ेगा, लैंड अप्रिशिएट होगी। जी जी दूसरा, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उस प्रोजेक्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं और धीरे धीरे वो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, क्योंकि रेट पिछले 3 साल में ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना तो हो ही गए हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ जी कि 1500 रुपये गज। आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आज से 2 साल 3 साल पहले क्या था और आज क्या हो रहा है मामला? सर 3 साल पहले तो 1500 भी नहीं था, सही बताऊं तो उससे भी कम प्राइस था। लेकिन अब आप जैसे हमने भी साल पहले जो ज़मीनें खरीदी, किसान हमें दुगने रेट पे तो हमें ही दे रहा है। वो कह रहा है कि आप इतना बेच रहे हो तो मैं पीछे कैसे रहूं। तो वो भी देख रहा है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही, कैसे चीज़ें आ रही हैं, बिल्डर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो अभी अप्रिशिएशन हो रही है। और मेरा ये मानना है, रियल एस्टेट के अंदर आपने एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री आपने तब करनी है जब ग्राउंड पे चीज़ें प्लानिंग में हो, शुरू हो गई और जो फ्रंटियर मार्केट हो, अभी हुई ना हो, खाली पड़ा हो, अभी हुई ना हो। हाँ, कहते हैं वहाँ निशाना मत लगाओ जहाँ चिड़िया बैठी है, वहाँ निशाना लगाओ जहाँ चिड़िया बैठने वाली है। जी जी, आपकी भाषा में मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ। नहीं, मतलब मेरे को तो समझ में आया रियल एस्टेट में। जी जी जी। तो आपको विज़न देखना है कि अगले 5-10 साल में ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो उस और आपका जो टिकट साइज है, जो इन्वेस्टमेंट साइज है और जो प्राइस है, वो आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है उस टाइम पे, और सही टाइम पे आपको एग्जिट करना है। तो ये 2 चीज़ों का मैथ आपको आता है तो आप अच्छा एक रिटर्न जो अपनी इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं। ठीक। और क्या कारण है धुलेरा में लगाने के लिए? धुलेरा में लगाने के लिए एक और बड़ा कारण है सर, जैसे सपोज किसी के बच्चे इंजीनियर्स हैं या किसी की छोटी इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग की कंपनी है, या कोई और चीज़ें बना रहा है, तो आने वाले टाइम में वो हेवन होने वाला है इंडिया का। आप जैसे सेमिकॉन वैली है यूएस की, तो कोई भी आईटी की कंपनी है उसमें नहीं है तो वो मैप में ही नहीं है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या हुआ है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ऐसे ही धुलेरा में कोई हाई एंड टेक्निकल इंडस्ट्री नहीं है, तो वो इंडिया के मैप में ही नहीं है। अच्छा, मैं तो जब गया था, हो गया मेरे को भी 2 साल, तो वहाँ लेक बहुत शानदार है। मतलब मुझे तो थोड़ा, मैं नेचर लविंग आदमी हूँ, तो मुझे वो बड़ी पसंद आई। वो कितनी बड़ी लेक बना दी उन्होंने? वो सर 7 किलोमीटर की आर्टिफिशियल लेक बनाई है, बना दी है, बना दी वेनिस का फील देती है। ऑलरेडी बन गई है और ऐसी 8 और बनाएंगे वो लोग। 8 और लेक बनने वाली हैं जी। वो बेसिकली उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया है उसको, कि वाटर का इनफ्लो ज़्यादा हो या कम हो उसको मैनेज कर सकते हैं, प्लस ब्यूटिफिकेशन हो सकती है पूरे सिटी की। ये 2 पर्पस है उन्होंने उसको डिजाइन। और वहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, ब्लैक बग वाली, क्या कहानी है वो भी आप मुझे बता रहे थे एक बार। वो क्या कहानी है? वो सर है ब्लैक बग नेशनल पार्क है, उसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार ब्लैक बग्स है उसके अंदर। 6000 ब्लैक बग? काला हिरन जिसे बोलते हैं। कितना एरिया है वो? वो सर अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर का एरिया है। 20 किलोमीटर में? जी जी जी। तो वो ओपन एरिया, उसकी बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने कोई भी। वो हिरन कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा। वो फॉरनर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेबल स्पॉट है। फॉरेन वहाँ जाते हैं? फॉरनर्स अभी नेक्स्ट मंथ सीज़न शुरू होने वाला है, आप जब भी वहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी में जाएंगे तो कोई भी रिजॉर्ट आपको वहाँ खाली नहीं मिलेगा धुलेरा में? धुलेरा में। ले, ये तो नई बात सुनने को मिली हमारे को। जी जी जी। अच्छा, धुलेरा में रिजॉर्ट बना हुआ ऑलरेडी? बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, धुलेरा के एडजॉइनिंग है, बिल्कुल बाउंड्री बॉर्डर के पास ही है। तो वहाँ पे ब्लैक बग सेंचुरी है। इससे अच्छा। पीछे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी की ऐड आती थी, कुछ 2 दिन गुजारो हमारे गुजरात में। हाँ। तो वो ब्लैक बग सेंचुरी की ही वीडियो अच्छा, वो धुलेरा में गुजारने के लिए बोल रहे थे हैं? है। धुलेरा में तो नहीं बोल सकते सर, मतलब आउटकट्स में? हाँ, आउटस्कर्ट्स उसके एरियाज है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, वो डेली लाइफ से कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा, तो उनको पीसफुल टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, तो उनको धुलेरा के एडजॉइनिंग एरिया जो ब्लैक बग सेंचुरी है, ग्रीन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके वो रह सकते हैं, अपना फार्म हाउस बना सकते हैं। अरे वाह। और वहाँ जाके रिजॉर्ट में अपना टाइम स्पेंड कर सकते और हैं। वो वहाँ क्या रूम रेंट रहता है रिजॉर्ट का? रिजॉर्ट का रूम रेंट ऑफ सीजन में तो ज़्यादा नहीं रहता, अराउंड 10,000 से लेकर 20-25 हज़ार तक रहेगा। 10,000 रुपये ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, इतने में तो 5 स्टार होटल दिल्ली में धक्के खा रहे हैं। वो इसलिए सर क्योंकि अभी वहाँ पे इन्वेंट्री कम है, रिजॉर्ट्स कम है, रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। मतलब अभी भी इतना फॉरेनर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं इतना इसका आइडिया था। और वहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो ब्लैक बक है सर, दूसरा माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं जो, हाँ। वो भी सीजन के अंदर वहाँ आते हैं।
तो माइग्रेंट बर्ड्स और ये जो ब्लैक बक है, मोदी जी ने गुजरात में सभी को बुला लिया है ब्लैक बग भी बुला लिए, माइग्रेंट बर्ड्स भी बुला लिए हैं। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ट्विटर पे भी 3 साल पहले उन्होंने जो गुजरात गवर्नमेंट ने ब्लैक बक सेंचुरी के बारे में डाला था, और बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत झुंड था हिरणों का, वो पूरा रोड क्रॉस कर रहा था। तो मोदी जी ने उस ट्विटर में रिप्लाई किया था, उनको टैग किया था कि ये वो कुदरत का वो नज़ारा देखने का गुजरात में आपको मिल रहा है। क्या बात। तो अभी सीज़न में जो रेट जाता है वहाँ रिजॉर्ट्स का, वो 20-25 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक भी जाता है पर नाइट। 1 लाख रुपए एक रात? जी 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 गुजरात के धुलेरा के आउटकट में? जी सर। अरे नहीं सर, ऐसे 1 लाख रुपए थोड़ी ना रात का रेट होता है। और वो भी आपको 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। अभी से ये हाल है? हाँ तो सर। अगर जब बसावट हो जाएगी जी, तो जी, फिर जी। तो ये मामला और ख़राब हो जाएगा। हाँ, उससे अच्छा क्या हो जाएगा कि जो जिन लोगों की ज़मीनें ब्लैक बग के पास हैं वो आपका वाला प्रोजेक्ट कितना दूर है ब्लैक बग से? मेरा सर 10 मिनट की दूरी पे है। अरे नहीं, जी सर, बस हमारा 10 मिनट की दूरी पे ही है वहाँ से प्रोजेक्ट। जहाँ पर ऑलरेडी 25,000-30,000 रुपये का पर नाइट कमरा बिक रहा है, जी 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 वहाँ से आपका प्रोजेक्ट 10 मिनट की दूरी पे है। ये आप ऑन कैमरा बता रहे हैं, मैं लाइव करूँगा इसको। सर, हम लोग स्टॉप वॉच करके चलेंगे और 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। थोड़ा सा लैंड मुझे भी ले लेना चाहिए, अभी तक तो लिया नहीं मैंने धुलेरा में। सोच रहा हूँ आपसे आपको ही पकड़ते हैं। जी 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 क्या बात है यार, तो बहुत अद्भुत बात बताई आपने। जी सर। तो एक आम आदमी के लिए बेस्ट जगह हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हर पैसा लगाने से पहले हर चीज़ की एक बार स्क्रूटनी अपनी तरफ से ज़रूर करें। चाहे मैं कहूँ, चाहे देवेंद्र जी ही क्यों ना करें, अपने लेवल पे उसको ज़रूर चेक करें। कोई भी चीज़ आपका हार्ड अर्न मनी है, 10-20 लाख रुपए छोटा रकम नहीं होता। आप हर चीज़ को अच्छे से तहकीकात करें, चेक करें। 5-10-20 हज़ार रुपये अगर लॉयर को देने पड़ते हैं तो वो भी दे दें, ताकि आपके 20 लाख रुपए कभी ख़राब ना हो। एक एक चीज़ को चेक करें, देखें कि कोई भी पेपर ख़राब तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिल्डर बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से अपना बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी पर्सनल जिम्मेदारी भी है कि लोगों का पैसा बढ़े ना बढ़े, ख़राब कभी ना हो ज़िंदगी में। जी 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 बिल्कुल। ग्रोथ तो सर बाद में होगा, पहले उसका पैसा सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए कि मालूम चला बढ़ाने के पीछे भागा था और अपने ही रुक गए तो मामला और ख़राब हो गया यार। उसमें सरकार भी अपना साथ दे रही है। आप देखोगे उसमें लैंड ग्रैबिंग एक्ट भी है सरकार गुजरात। लैंड ग्रैबिंग एक्ट? लैंड ग्रैबिंग एक्ट है वो, एक तो गुजरात में और 2-3 स्टेट में हो रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो नहीं है। ये क्या है एक्ट? ये बेसिकली एक्ट आपके जो राइट्स हैं एक कस्टमर के Customer। एज ए इन्वेस्टर के, उसको सिक्योर करता है। आप बाकी जगह पे देखोगे किसी की लैंड पे कब्जा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कई बार सुनवाई नहीं होती या चीज़ें स्पीड से नहीं चलती। लेकिन लैंड ग्रैबिंग एक्ट ऑलरेडी गुजरात में है। आप ईमेल करते हैं एक और सरकार को इंटीमेट करते हैं कि ऐसा कुछ इशू है, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होती है। तो देवेंद्र जी, मज़ा आ गया आपसे धुलेरा के बारे में चर्चा करके। मैं ऑलरेडी एक बार तो गया हूँ और 1-2 वीडियो भी मैंने बनाए हैं धुलेरा के लिए। लेकिन मैं जानना चाहता था कि जो आदमी वहाँ काम कर रहा है एक्चुअली वो अच्छे से बता पाएगा कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं इन्वेस्ट करने के, और राइट टाइम एंट्री क्या है, राइट टाइम एग्ज़िट क्या है इन्वेस्ट करने का। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों में सद्गुरु जब मैंने सुना कुछ दफ़ा तो मुझे और अच्छा लगा कि देवेंद्र जी सिर्फ बिज़नेस नहीं करते, कुछ स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत पसंद है, प्यार है, जो सिर्फ पैसा बना नहीं रहे, वो भी बना रहे हैं जो साथ जाएगा। जी 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 क्योंकि पैसा तो साथ जाएगा नहीं, चाहे आप 1000 करोड़ बना लें, चाहे 1 लाख करोड़ बना लें, जो चीज़ें साथ जाएंगी मुझे लग रहा है आप वो भी इकट्ठा कर रहे हैं साथ साथ। कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद करता हूँ जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं देवेंद्र जी का नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देवेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। और मेरी नज़र में ये देवेंद्र जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक बार स्क्रूटनी ज़रूर कर लें, एक एक चीज़ को ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ समझा सिखा गया होगा। अगले किसी और वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कीप इन्वेस्टिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।